नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। हाजिर हूं अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं वो तमाम अहम और बड़ी खबरें जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हैं, उनकी तह तक जाएं। उनके मायने क्या है, उनमें अभी क्या चल रहा है, आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, इस खबर की गहराई क्या हो सकती है। इसके लिए हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे साथी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं और खबर की तह तक जाते हैं। तो आइए अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हरियाणा दौरा रहेगा आज, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। भिवानी में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे आज अरविंद केजरीवाल। भिवानी अनाज मंडी में 1500 से ज्यादा नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है आम आदमी पार्टी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, इस खबर की तह तक पहुंचेंगे अपने साथियों के जरिए। फिलहाल आपको बता दें कि भिवानी पहुंचेंगे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। भिवानी अनाज मंडी में आयोजित खास कार्यक्रम में 1500 के करीब नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे अरविंद केजरीवाल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का फोकस सर्कल लेवल तक के पदाधिकारियों की नियुक्ति पर है, और आपको बता दें कि आज भिवानी दौरा है अरविंद केजरीवाल का। हरियाणा में तेजी से संगठन का विस्तार कर रही है आम आदमी पार्टी। सर्कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अरविंद केजरीवाल। 1500 से ज्यादा नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे और कार्यकर्ताओं को 2024 में हरियाणा में जीत का मूल मंत्र भी देंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा इसमें शामिल होंगे। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अशोक तंवर भी यहाँ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय सह सचिव भी समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि 30 अगस्त को 1400 पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिनमें 1338 सर्कल इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं, और इसके अलावा 1 सितंबर को 164 नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी ने 5 वार्ड और 5 गांव पर एक सर्कल इंचार्ज बनाने का काम किया है। अब तक प्रदेश में 4000 से ज्यादा पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद प्रदेश के हर गांव में 21 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने पिछले महीने हरियाणा में बिजली आंदोलन चलाया था, जिसके तहत आम आदमी पार्टी 7433 गाँव वार्डों में बिजली आंदोलन को लेकर पहुंची, जिसमें लोगों ने आपके साथ मिलकर महंगे बिजली के बिलों को जलाया। तो हाल ही में तकरीबन 4000 पदाधिकारियों की नियुक्ति की आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में। पार्टी संगठन के विस्तार पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। ये तमाम बड़े अपडेट हैं आपको जो आम आदमी पार्टी के हवाले से दे रहे हैं हरियाणा में। इस बीच हिमाचल प्रदेश का रुख करते हुए आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में अब 2 हफ्ते के लिए कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है। 16 सितंबर तक रोक के संबंध में आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ियों के कटान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में नहीं होगा निर्माण। होटल और अन्य तरह का निर्माण नहीं हो सकेगा इलाकों में। तो बड़ा फैसला किया है हिमाचल सरकार ने। अगले 2 हफ्ते तक कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में, और 16 सितंबर तक रोक के संबंध में आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्यों के लिए पहाड़ियों के कटान पर रोक लगाई गई है। शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन समेत तमाम जिले शामिल हैं इसमें। और आपको बता दें कि फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम खबर की तह तक में हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं सीधे, और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका रुख करें इस अहम खबर पर। हिमाचल सरकार ने काफी बड़ा फैसला लिया है। 2 हफ्ते तक कंस्ट्रक्शन पर बैन लगाए गए हिमाचल प्रदेश में, क्या है बड़ी वजह इसकी? बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरह की इस बार त्रासदी हुई है और ज्यादा बारिश भी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ियां हैं वो कमजोर पड़ गई है, पानी ज्यादा है, तो भूस्खलन का खतरा वहां पर बना रह सकता है या पेड़ गिरने के खतरे बने रह सकते हैं।
और इसके अलावा इस वक्त इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश की वजह से प्रभावित हुआ है। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कुछ दिन पहले ही जो राज्य कार्यकारी परिषद है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनी होती है, एससीसी उसके चेयरमैन मुख्य सचिव होते हैं, तो उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई, डिटेल में उसमें प्रेजेंटेशन भी हुई और उसके बाद उन्हें लगा कि अब कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लगानी चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि जो जमीन है वो बिल्कुल एक जो स्टैटा है वो ठीक से हो सके। और अभी जो है इस दौर में कंस्ट्रक्शन करना वो खतरे वाली बात हो सकती है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री को इस बात को लेकर जानकारी दी गई और फिर राज्य सरकार ने पिछले कल शाम को ये निर्णय लिया कि तुरंत प्रभाव से हिमाचल में जो कंस्ट्रक्शन होना है वो उस पर रोक लगेगी। हालांकि इसमें जो सरकारी भवन है या फिर कोई ऐसे किसी का निजी आवास कोई गिरा है उसमें उसको ठीक करना है, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। वो रूटीन में जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन नए जो भवन बनने हैं या नए कंस्ट्रक्शन होना है उस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। और इसके साथ साथ जिसमें खासतौर पर जो पर्यटन वाले जिले हैं, कुल्लू है, मंडी है, चंबा है, शिमला का क्षेत्र है, कांगड़ा है, यहाँ पर पर्यटन से जुड़ी जो इकाइयां हैं और बाकी जो वाणिज्यिक ऐसी इकाइयां हैं उनका भी निर्माण अभी नहीं होगा कि इसके लिए अनुमति सरकार से लेनी पड़ती है पहले। तो ऐसे में कोई भी नई अनुमति राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जाएगी, खासतौर पर इन जिलों में। तो ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है 16 सितंबर तक के लिए। उसके बाद फिर से एक बार एससीसी की मीटिंग होगी और उसमें देखा जाएगा कि क्या अब निर्माण कार्य करना सुरक्षित है, तो फिर तभी जाकर निर्माण कार्य हो सकेगा, अन्यथा आगे भी इसको लेकर कोई फैसला राज्य सरकार ले सकती है। जी, यानी प्रदीप एक बड़ा फैसला है। इस बीच सड़कों का निर्माण तो लगातार जारी रहेगा, जो सड़कें डैमेज हो चुकी हैं या जैसे कि आपने बताया कि आपदा के वक्त में जो घर जो इमारतें डैमेज हुई हैं उनका निर्माण जारी रहेगा या उनका रेनोवेशन जारी रहेगा? बिल्कुल देखिए, जैसे सड़कें हैं या पुल हैं या कोई सरकार उसका काम जारी रहेगा और उस पर काम भी होगा और जो सरकार की मदद उसमें दी जा रही है, किसी का घर अगर ढह गया है तो उस घर को बनाने के लिए तो उसमें निर्माण कार्य होना है। लेकिन जो बाकी जैसे हम आमतौर पर जो भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं और उसके साथ साथ जो पर्यटन से जुड़ी इकाइयां हैं, बाकी कोई ऐसी वाणिज्यिक इकाइयां हैं, उनका निर्माण इसमें नहीं होगा। ये सरकार की तरफ से फैसला किया है, क्योंकि एक तो जो पर्यटन से जुड़ी इकाइयों की बात करें या कोई होटल्स बनाने हैं, कोई रेस्टोरेंट बनाना है या बाकी कोई चीजें इस तरह की तैयार करनी या कोई बड़े मॉल्स तैयार करने हो, कोई बड़ी बिल्डिंग तैयार करनी हो, इस तरह की जो चीजें तैयार करनी होती है तो उसमें लेबर भी ज्यादा लगती है, उसके लिए जमीन भी बड़ी चाहिए होती है। तो ऐसे में पहाड़ियों का कटान इस वक्त खतरे वाली बात होती है। यही वजह है कि राज्य सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है, ताकि जो इकोसिस्टम हो वो भी खराब ना, पहाड़ियां सुरक्षित रहें और जब चीजें सामान्य होगी उसके बाद ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार का ही जो आंकड़ा है उसमें लगभग 8600 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है, उसका आंकलन किया जा चुका है। इसके साथ साथ आंकलन जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह सुक्खू ने भी निर्देश दिए थे सभी जिलों के डीसी को कि 3 दिन के भीतर आप पूरी रिपोर्ट तैयार करके देंगे कि नुकसान कितना है, एक तरह की फाइनल रिपोर्ट होगी। उसके लिए कल उसका समय खत्म हो रहा है, तो कल तक ये सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए और इस तरह का निर्देश जो है वो दिए गए हैं। और ऐसे में कंस्ट्रक्शन पर जो रोक लगाने का फैसला लेना पड़ा है सरकार को, इसीलिए लेना पड़ा है कि पहाड़ियों का कटान होता है तो फिर कहीं लैंडस्लाइड ना हो या कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जैसे नई सड़कें वो भी नहीं बन पाएगी इस दौरान। लेकिन जो खराब सड़कें हैं केवल उन्हें ठीक किया जा सकेगा, कोई भवन बनाना है तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कोई नया कंस्ट्रक्शन जो है इस वक्त सरकार की तरफ से जो निर्देश है उसमें वो नहीं हो सकेंगे। प्रदीप, जाहिर सी बात है इस बार काफी नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा की वजह से हिमाचल प्रदेश का, और बहुत सालों में इतना नुकसान यहाँ देखने को मिला है। पर्यावरणविदों ने भी इसे लेकर बड़ी चिंता जताई थी, उन्होंने भी सरकार से अपील भी की थी, कई मीटिंग्स पे इस पर हुई थी कि सख्ती से ऐसे नियम लागू किए जाएं जो कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों पर कुछ वक्त के लिए कम से कम रोक लगाई जा सके। और हिमाचल सरकार बहुत संजीदा है इसको लेकर। ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उन्हें सख्त सजा का प्रावधान है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप, आज देखिए, ये पहले भी ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से किया गया था और कहीं ना कहीं अब वो वक्त आ गया है इस हादसे से जो कि त्रासदी हुई है देश में उससे सबक लेने का। हालांकि इसको लेकर समय समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट भी अपने अपने स्तर पर इसको लेकर
निर्देश देते रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई सख्ती जो है वो राज्य सरकार की तरफ से नहीं की गई थी और लोग भी उस वक्त लापरवाही बरतते रहे हैं। हालांकि पहले से ही अगर शिमला की खास तौर पर हम बात करें तो यहाँ की एनजीटी के सख्त रूल्स हैं कि 2.5 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग यहाँ नहीं बनेगी। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि नियमों जो टीसीपी के नियम हैं उनमें छूट देते हुए 5-6 मंजिल तक के भवन बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जमीन की एक भार सहने की क्षमता है उसके ऊपर भार हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं इस बार उसको देखने को मिला है। शिमला में भी हमने देखा कि कई जगह फॉरेस्ट लैंड पर यहाँ पर घर बना दिए गए हैं और जमीन जो है वो उसका सटा जो है वो पक्का नहीं है, वो कच्चा है और ढीला है। तो ऐसे में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई कर कई उसमें रह गए हैं। इसी तरह से हिमाचल के जो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें और कुल्लू मंडी की बात करें, जो नेशनल हाईवे भी वहां पर बने हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भी एक समस्या का जिक्र वहां पर किया कि वो ब्यास नदी है उसमें जो वहां पर मक है उसमें पत्थर है, उसमें रेता है, वो बहुत ज्यादा हो गया है और उसकी वजह से उस पानी का जो स्तर है, उस नदी का जो लेवल है वो ऊपर उठ गया है और इसी वजह से वो सारा पानी रिहायशी क्षेत्रों में जा रहा है। कहीं कहीं उन पत्थरों को बाहर निकालने की जरूरत है। हालांकि अवैध माइनिंग है, ये जो माइनिंग है वो नहीं होनी चाहिए, अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पत्थरों को निकालकर उसके तटों पर लगाना चाहिए। उस वहां रेत है उसको निकालना चाहिए, निकालना चाहिए ताकि जो नदी ऊपर उठ चुकी है उसका लेवल ऊपर उठ गया है वो डाउन हो सके और वो जो रिहायशी एरिया है और जो जमीनें हैं उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कई तरह की चुनौती है और ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे उत्तराखंड से जो है राव शफात अली भी हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात का रुख करेंगे, उससे पहले अपडेट आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। उत्तराखंड में अब डेंगू को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने अस्पताल का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक बेड पर 4-4 मरीज हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, स्वास्थ्य विभाग को भी कोई फिक्र नहीं। तो डेंगू पर अब सियासी बयानबाजी होने लगी उत्तराखंड में। कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को कोई फिक्र नहीं है, अस्पतालों में लंबी कतारें लगी हैं, एक बेड पर 4-4 मरीज। सुनते उन्होंने क्या कहा। किया दून अस्पताल और कोरोनेशन का, क्योंकि बहुत ज्यादा शिकायतें मिल रही थी कि डेंगू जिस तरह से विकराल रूप प्रदेश के अंदर ले चुका है उसके बावजूद जो सरकारी इंतजामात हैं वो नाकाफी हैं। लोगों को ये चिंता थी कि जो परिजन उनके एडमिट हैं उनका रख रखाव या उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, और वाकई यकीन मानिए जब मैं वहां पहुंची तो दोनों ही अस्पतालों का हाल कहीं से कहीं तक अस्पतालों जैसा नहीं, सब्जी मंडी जैसा था। हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली लगातार बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करें। राव शफात, एक तो बीमारी से जूझने की दिक्कत, ऊपर से अब सियासी बयानबाजी, सरकार के लिए कई कई चैलेंजेस हैं। क्या डेंगू ने इस कदर मुश्किलें बढ़ा दी, अब यहाँ पर सियासी बयानबाजियों तक नौबत आ गई है? कैसे समझें इस खबर को आप राव शफात? मुमताज, उत्तराखंड में इस वक्त डेंगू बहुत लगातार बढ़ रहा है और हर दिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल ही की बात करें तो 476 थे, लेकिन अभी जब हम जिक्र कर रहे हैं तो 500 से ऊपर जा पहुंचे हैं। और खाली देहरादून का मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके साथ ही हरिद्वार है, दूसरे जो जिले हैं वहां भी लगातार डेंगू बढ़ रहा है। हालांकि जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम समाज की जो पंचायत है वो पूरी तरह से फेल्योर दिखाई दे रही है फॉगिंग को लेकर के या इसके जागरूकता अभियान को लेकर के। खासकर अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ नगर निगम पूरी तरह से फेल है। यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र हैं या जितने भी वार्ड पड़ते हैं, बहुत लोगों की शिकायत है कि फॉगिंग हो ही नहीं रही है और डेंगू इस कदर बढ़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, मरीज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं या फिर अपने घर पर ही वो इलाज कराने के लिए मजबूर है, खुद से दवाइयां लेने के लिए मजबूर है। राज्य सरकार देखिए प्रयास जरूर कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर, और स्वास्थ्य सचिव ने भी औचक निरीक्षण किया था, सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे डॉक्टर आर राजेश कुमार ने, क्योंकि कुछ शिकायतें मिल रही थी कि आयुष्मान जो कार्ड है उसके तहत भी कुछ अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर शिकायत थी और इसी शिकायत का संज्ञान लिया था और आदेश भी दिए थे। लेकिन गरिमा दसौनी क्योंकि कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, तो उन्होंने भी एक जाकर के अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। वो निरीक्षण के लिए पहुंची तो उन्होंने जो तस्वीरें जारी की उसमें साफ दिखता है कि वाकई में दिक्कतें बहुत हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर सियासत से बेहतर यह है कि दोनों को मिलकर के, सत्ता पक्ष विपक्ष को मिलकर के इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें ना तो सरकार इसमें कोई जिम्मेदार है, लेकिन हाँ व्यवस्थाओं को लेकर के जरूर जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है।
तो निचले स्तर पर देखें तो अस्पतालों में भीड़ है, एक एक बेड पर 2 से और 4 मरीज दिखाई भी देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लंबी कतारें भी नजर आती हैं और 38,000 जो सैंपल है वो कल ही का, टिल डेट की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, 38,000 से ज्यादा सैंपल भी लिए जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें आ रही है प्लेटलेट्स की, क्योंकि मरीज इतना बीमार हो जाता है, इतना उसका शरीर कमजोर हो जाता है, जब वो अस्पताल तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा जरूरत प्लेटलेट्स की पड़ती है। तो ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है और दुखदायी घटना यह है कि 3 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। तो ये बहुत दुखदायी घटना है। लेकिन अगर व्यवस्थाएं, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि आयुष्मान पर भी इलाज हो, दूसरा जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं वो भी ठीक हो, बेहतर हो, जो निजी अस्पताल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेड रखने के निर्देश दिए गए हैं और इसका असर होता दिख भी रहा है। पिछले दिनों के मुकाबले अगर अब की बात करें तो जो निजी अस्पताल है वहां पर भी व्यवस्थाएं सुधरी हैं, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी व्यवस्थाएं सुधरी हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में देखिए हमेशा से सवाल उठते रहे हैं मुमताज जी। इलाज के लिए जब कोई वहां जाता है तो लापरवाही बहुत नजर आती है, मरीज परेशान हो जाता है, हालात ये होते हैं कि उसको बेड नहीं मिलता और मजबूरन उसके पास पैसे नहीं है तो वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होता है, उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है ये तमाम कवायद। तो इसको लेकर के ही विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि राज्य सरकार को देखना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को रावशफात, देखना ये चाहिए। पहली बार नहीं है जब डेंगू को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। अब तो विधायक गरिमा दसौनी ने तमाम बातें कही। अभी आपको याद ही होगा चंद रोज पहले भी जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने भी सरकार पर डेंगू के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने भी बड़े संगीन इल्जाम लगाए थे कि अस्पतालों में जगह नहीं है और आंकड़ों के खेल में उलझाया जा रहा है सरकार की तरफ से लोगों को। तो ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष हमलावर है सरकार पर डेंगू के केसेस को लेकर और डेंगू के मरीजों की हालत को लेकर। जी देखिए, हालात तो खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं मुमताज, क्योंकि जिस तरह के हालात अस्पतालों में नजर आते हैं, जब हम भी अस्पतालों में पहुंचे तो बहुत लंबी कतारें लगी थी, बहुत ज्यादा मरीज थे और पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त डेंगू का असर है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लंबी कतारें लग जाती हैं, डॉक्टरों की कमी बहुत सारे अस्पतालों में है। ठीक है, अगर कोई देहरादून में रह रहा है या हरिद्वार जैसे जिले में रह रहा है, उधम सिंह नगर जैसे जिले में है, तो उसके लिए तो थोड़ा सहूलियत है, वो आसानी से जा सकता है। लेकिन उन इलाकों में बहुत बड़ी परेशानी है, जो दूरस्थ के इलाके हैं जहां डॉक्टरों की कमी है, उन इलाकों के लोगों को भी उन दूसरे क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है, अस्पतालों का रुख करना पड़ता है जो बड़े शहरों में है। अब देहरादून में क्योंकि 2 अस्पताल है, कोऑर्डिनेशन है, 2 अस्पताल है और यहाँ कतारों का आलम यह है कि सुबह से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं और डर इस बात का भी है कि अगर नॉर्मल बुखार भी है तो लोगों को लग रहा है कि इस वक्त वो डेंगू ही है, क्योंकि इसका एक कारण है, इसका एक रीजन है। जब लोगों को बुखार होता है तो वो सोचते हैं कि नॉर्मल बुखार है, वो घर से अपना इलाज कर लेते हैं, किसी मेडिकल से जाकर के वो अपनी दवाई को ले लेते हैं। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब उनको आराम नहीं होता तो वो डॉक्टर का रुख करते हैं और पता चलता है कि उनको डेंगू है और वो फिर घबरा जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के अस्पताल जब पहुंचते हैं तो दून अस्पताल में क्योंकि बेड की कमी है, ये तो जाहिर सी बात है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज भी देखे जा सकते हैं जब ज्यादा मरीज बढ़ जाते हैं। लेकिन जो निजी अस्पताल है वहां पर भी बेड बहुत कम है, वहां पर जवाब दे दिया जाता है कि बेड नहीं है या फिर ज्यादा चार्ज किया जाता है। आयुष्मान कार्ड देखिए बहुत अच्छा है, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ शिकायतें भी थी कि आयुष्मान कार्ड से इलाज ही नहीं हो रहा है। दूसरा, जो बेड मना कर रहे थे निजी अस्पताल, उनको भी सख्त आदेश दे दिए गए, निर्देश दे दिए गए कि वो भी बेड की संख्या को बढ़ाए। लेकिन उसके बावजूद भी लंबी कतारें हैं, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, हर दिन 20 से 30 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। जी, शुक्रिया रावशफात आपका इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए जो हिमाचल प्रदेश से अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाई।